सोचिए एक पल के लिए, अगर आपको कल पता चले कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा नफरत करते थे, जिसे आप जिम्मेदार मानते थे अपनी सारी टूटी हुई उम्मीदों के लिए, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी लाश भी गलत जगह पहुंच गई है, तो आप क्या करेंगे? यही है करवाओं की कहानी। एक ऐसा सफर जो बाहर से तो बेंगलोर से कोची तक का है, लेकिन असल में ये सफर है अंदर की उस जगह तक जहां इंसान अपना सबसे बड़ा दर्द छुपाए रखता है और जहां कभी कभी एक अजनबी की दोस्ती और एक टूटी हुई वैन उसे वो सब दिखा देती है जो जिंदगी ने कभी समझाने की कोशिश ही नहीं की थी। बात शुरू होती है बेंगलोर की उन तंग आईटी ऑफिस गलियों से, जहां अविनाश राज पुरोहित बैठा है, एक नौजवान जिसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो किसी खुशहाल इंसान की होती है। अविनाश की जिंदगी बस यही है, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, एक ऐसे बॉस की बातें सुनो जो हर रोज तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाए, शाम को घर आओ और अगले दिन फिर वही सब दोहराओ। वो आईटी इंजीनियर है, लेकिन उसका दिल कभी आईटी इंजीनियर का नहीं था। उसका दिल एक फोटोग्राफर का था। उसे हमेशा से तस्वीरें खींचनी थीं, रंगों को कैप्चर करना था, दुनिया को उस नजर से देखना था जो सिर्फ एक कैमरे की आंख से दिखती है। लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और इसके लिए अविनाश अपने बाप को जिम्मेदार मानता है, प्रकाश राज पुरोहित, उसके पिता, जिन्होंने उसे हमेशा फोटोग्राफी को एक बेकार शौक बताया, जिन्होंने उसे आईटी की राह पर धकेला और जिनसे अविनाश का रिश्ता इतना खट्टा था कि बाप बेटे में बात तक नहीं होती थी। अविनाश उनसे नाराज नहीं था, वो उनसे नफरत करता था, उस गहरी चुप्पी भरी नफरत से जो बोलती नहीं लेकिन हर वक्त जलाती रहती है। फिर एक रात, एक सामान्य थकी हुई रात, अविनाश का फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, आजा ट्रैवल्स की तरफ से। पिता एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे, गंगोत्री की ओर, लेकिन रास्ते में एक बस एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में प्रकाश राजपुरोहित की मृत्यु हो गई। अविनाश के लिए यह खबर अजीब है। वो रोता नहीं, वो बिखरता नहीं, वो बस सुनता है, रखता है फोन और खिड़की से बाहर देखता है। शायद उसे खुद नहीं पता कि वो क्या महसूस कर रहा है। जिस इंसान से जिंदगी भर नफरत करते रहो, जब वो चला जाए तो दर्द होता है या राहत? ये सवाल अविनाश के दिमाग में घूम रहा है, लेकिन अभी करने के लिए एक प्रैक्टिकल काम है। पिता की लाश बेंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है। उसे वहां से लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाना है। वो अपने दोस्त के पास जाता है, शौकत। शौकत एक गैरेज चलाता है, एक ऐसा बंदा है जिसे जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, जो कभी सीरियस नहीं होता, जो हर बात पर एक टेढ़ी मुस्कान रखता है और जो अविनाश का सबसे पुराना और शायद इकलौता सच्चा दोस्त है। शौकत अपनी पुरानी वैन लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अविनाश लाश लेकर आता है और दोनों क्रिमेटोरियम की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जब क्रिमेटोरियम में वो लोग उस बंद बक्से को खोलते हैं तो एक ऐसी चीज होती है जो किसी ने सोची नहीं थी। बक्से में एक बुजुर्ग औरत की लाश है, एक अनजान औरत। पिता की लाश कहीं और पहुंच गई है और किसी और की लाश अविनाश के पास आ गई है। अविनाश और शौकत एक दूसरे को देखते हैं। ये क्या हो गया? ट्रैवल एजेंसी से पता चलता है कि उसी बस एक्सीडेंट में एक और शख्स की मृत्यु हुई थी, एक बुजुर्ग औरत, लाथा नाम्बियार, और गलती से दोनों की लाशें आपस में बदल गईं। प्रकाश की लाश कोच्चि में किसी ताहिरा के घर पहुंच गई है और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा। अविनाश को कोच्चि जाना है, पिता की लाश वापस लानी है और लाथा नाम्बियार की लाश उनके घर पहुंचानी है। शौकत तैयार है अपनी वैन लेकर। दोनों निकल पड़ते हैं बेंगलोर से कोच्चि, एक लंबी, अजीब और बेहद अनएक्सपेक्टेड रोड ट्रिप पर, एक डेड बॉडी को वैन में रखकर और दिलों में न जाने कितना बोझ लेकर। रास्ते में एक पड़ाव आता है, ऊटी। तहिरा ने अविनाश को कॉल की थी कि उसकी टीनेज बेटी तान्या ने खबर सुनकर खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया है, किसी से बात नहीं कर रही और ताहिरा चिंतित है। अविनाश और शौकत तान्या के कॉलेज पहुंचते हैं और जब तान्या बाहर निकलती है तो वो कोई टूटी हुई, रोती हुई लड़की नहीं है। वो एक चुलबुली, बेपरवाह,
जबरदस्त टंग वाली टीनेज लड़की है जो क्लियरली पिछले 2 दिनों से हॉस्टल में पार्टी कर रही थी और उसे पता ही नहीं था कि उसकी नानी का इंतकाल हो गया। माँ के कॉल्स मिस हो गए, नानी की खबर पता नहीं थी। वो ड्रंक थी और मस्त थी। शौकत को गुस्सा आता है, वो बड़बड़ाता है, कोसता है इस जनरेशन को, लेकिन अविनाश उसे साथ ले लेता है। तान्या अब इस अजीब करवान का हिस्सा बन जाती है। एक वैन में एक डेड बॉडी के साथ एक चिड़चिड़े मिडिल एज्ड आदमी और एक उदास नौजवान के बीच ये तीनों मिलकर एक तिकोना बनाते हैं जो जितना अजीब है उतना ही दिलचस्प भी है। शौकत की जबान हमेशा चलती रहती है, तान्या बिल्कुल नहीं रुकती और बिल्कुल नहीं डरती, और अविनाश बस चुप रहता है, अपने अंदर कहीं गहरे उस सवाल से जूझता हुआ कि पिता के जाने के बाद वो क्या महसूस कर रहा है। रास्ता लंबा है, पहाड़ी है और हरा भरा है। ऊंटी की चाय की बागानें, ठंडी हवाएं, घुमावदार सड़कें, और इस सब के बीच वैन में 3 ऐसे इंसान हैं जिनके पास एक दूसरे से बात करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। वैन में उन्हें एक और चीज मिलती है, लाथा नाम्बियार के सामान के साथ एक बक्सा और भी है जो एक्चुअली किसी और एक्सीडेंट विक्टिम का है। अविनाश तय करता है कि इसे भी उसके सही घर तक पहुंचाना है। पता चलता है कि उस बक्से का संबंध कोट्टायम के नाम्बियार परिवार से है और उस परिवार में अभी एक शादी हो रही है कुमाराकॉम में। तीनों वहां पहुंचते हैं। परिवार बहुत खुश होता है, उनकी एक अजीज की आखिरी निशानियां उन्हें मिल गईं। अविनाश और तान्या शादी में मेहमानों की तरह घुल मिल जाते हैं। हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन इसी शादी में शौकत की पुरानी मुसीबत उसे ढूंढ लेती है। शौकत पर कुछ गुंडों का पैसा था, वो लोग काफी समय से उसके पीछे पड़े थे और इसी शादी में वो गुंडे आ धमकते हैं और शौकत की वैन उठा ले जाते हैं। वैन जिसमें लाश रखी है। अविनाश, शौकत, तान्या और एक बुजुर्ग शहनाई वादक जिन्हें शौकत ने शादी में देखकर दिल से पसंद किया था, सब मिलकर वैन के पीछे भागते हैं, लेकिन गुंडे चले जाते हैं, वैन नहीं मिलती। इस भागदौड़ में शौकत घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। शहनाई वाले बाबा भी साथ हैं। हॉस्पिटल में एक नई कहानी शुरू होती है। शौकत अपनी चोट से ज्यादा उस नौजवान लड़की में दिलचस्पी लेने लगता है जो हॉस्पिटल में दिखती है, एक शर्मीली खूबसूरत मुस्लिम लड़की। शौकत का दिल धड़क उठता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, मुस्कुराता है। शौकत जो हर बात को हल्के में लेता है, वो भी कहीं न कहीं अकेला है, कहीं न कहीं प्यार का भूखा है। लेकिन फिर पता चलता है कि वो लड़की तस्नीम उन्हीं बुजुर्ग शहनाई वादक की तीसरी बीवी है। शौकत का दिल बैठ जाता है। उधर अविनाश और तान्या हॉस्पिटल के बाहर एक होटल में रुकते हैं। रात के उस सन्नाटे में दोनों बात करने लगते हैं और अविनाश तान्या को अपनी फोटोग्राफी दिखाता है, उसकी तस्वीरें, उसकी नजर, वो सारी चीजें जो उसने कभी किसी के सामने नहीं रखी। तान्या उन तस्वीरों में कुछ देखती है जो शायद अविनाश खुद नहीं देख पाता, कि वो एक असाधारण फोटोग्राफर है। लेकिन इसी रात एक और बात होती है। तान्या केमिस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेती है और अविनाश उसे देखकर हैरान हो जाता है। दोनों में बहस होती है। अविनाश को लगता है ये सब गलत है, तान्या को लगता है ये उसकी जिंदगी है। दोनों में एक खटपट हो जाती है और तान्या रूठकर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में अविनाश की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, राघु। राघु उसे अपने घर ले जाता है और वहां अविनाश को मिलती है रुमाना। रुमाना उसकी कॉलेज की दोस्त थी। एक जमाने में उनके बीच कुछ था, एक अनकहा रिश्ता, एक खिंचाव। लेकिन जब कॉलेज खत्म होने वाली थी, अविनाश अचानक चला गया था, बिना कुछ कहे, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। रुमाना को छोड़ दिया था उसने और अब वो राघु की बीवी है, खुश है, सेटल्ड है। अविनाश और रुमाना के बीच वो पुरानी खामोशी फिर से तैरती है। रुमाना उससे एक लाइन कहती है जो अविनाश के सीने में उतर जाती है, ये एक साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती। जब तक तुम मानते हो कि तुम्हारा बाप सही था, तब तक तुम्हारा बेटा तुम्हें गलत बता चुका होता है। ये बात अविनाश के उस जख्म पर सीधे लगती है जो वो पिता के बारे में लेकर चल रहा है। अगले दिन
पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि वैन मिल गई है, लेकिन बुरी तरह टूटी हुई। वैन की जगह पुलिस उन्हें एक छोटी सी नैनो दे देती है। शौकत जो है उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी प्यारी वैन के बदले एक नैनो। वो गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाता है। पैसे चुकाने के बहाने उन्हें पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब देखता है कि वो सारे गुंडे बहुत ज्यादा हैं और उसे मार पीट कर खत्म कर देंगे, तो वो पीछे हट जाता है। शौकत घमंड में नहीं जीता, वो जिंदगी की समझ में जीता है। जो लड़ाई जीत नहीं सकते उसमें हाथ मत डालो। और उस रात रास्ते में उस छोटी सी नैनो में शौकत कुछ ऐसा शेयर करता है जो उसने शायद पहले कभी किसी को नहीं बताया था। वो बताता है अपने बाप के बारे में कि कैसे उसके बाप ने उसे और उसकी माँ को तकलीफ दी, कैसे घर में जुल्म हुआ, कैसे बचपन डर में गुजरा। शौकत की हंसी के पीछे एक दर्द था, एक बाप का दर्द, और वो दर्द उसने छुपाया था उस हंसी के नीचे। तान्या भी चुप हो जाती है और अविनाश को एहसास होता है कि वो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज में एक हैं। तीनों के बाप ने उन्हें किसी न किसी तरह तकलीफ दी है। वो तीनों उस रात एक अजीब बॉन्ड में बंध जाते हैं, एक दर्द का बॉन्ड, एक समझ का बॉन्ड। और फिर आता है कोची, हरा भरा खुशबूदार समंदर के किनारे बसा कोची। ताहिरा उनका इंतजार कर रही है। ताहिरा तान्या की माँ, लाथा नाम्बियार की बेटी, एक मजबूत गर्मजोश औरत है। वो अविनाश, शौकत और तान्या का स्वागत करती है जैसे कि वो अजनबी नहीं बल्कि उसके अपने हों। ताहिरा और अविनाश के बीच एक अजीब साझा दर्द है। दोनों ने किसी को खोया है। दोनों को उस जाने वाले से कुछ कहना था जो कभी कहा नहीं गया। ताहिरा अपनी माँ से प्यार करती थी, अविनाश अपने बाप से नाराज था, लेकिन दोनों की आंखों में वही खालीपन है। उस शाम अविनाश पिता के सामान में कुछ ढूंढता है, एक डायरी, और उस डायरी में जो लिखा है वो उसकी दुनिया पलट देता है। पिता ने लिखा था कि वो चाहते थे कि अविनाश अपनी आईटी जॉब छोड़े, फोटोग्राफी करे, अपने सपने जिए, लेकिन वो कह नहीं पाए क्योंकि बेटे के मन में उनके लिए इतनी नफरत भरी हुई थी कि पिता को लगा जो कहूंगा वो माना नहीं जाएगा, उलटा और दूरी बढ़ जाएगी। पिता ने अपनी बात अंदर ही दबाए रखी और अविनाश ने भी। दोनों एक दूसरे को समझना चाहते थे, लेकिन दोनों ने कभी कोशिश नहीं की और अब बहुत देर हो चुकी थी। अविनाश के हाथ कांप रहे हैं। वो डायरी पकड़े बैठा है, आंखें भर आई हैं। ये वो आंसू हैं जो तब से रुके थे जब उसे पिता के जाने की खबर आई थी। वो नफरत जो उसने इतने सालों में पाली थी, वो उस पल में पिघलने लगती है, क्योंकि उसे पता चल गया कि पिता कभी उसके दुश्मन नहीं थे, वो बस उससे बात नहीं कर पाए थे। और ये समझना इतने सालों बाद, इतनी दूर एक रोड ट्रिप के बाद, पिता के जाने के बाद, ये समझना सबसे ज्यादा दर्दनाक भी है और सबसे ज्यादा जरूरी भी। उस शाम कोच्चि में दोनों लाशों का अंतिम संस्कार होता है, ताहिरा की मां लाथा नाम्बियार का भी और अविनाश के पिता प्रकाश राजपुरोहित का भी। प्रेयर मीट में ताहिरा बोलती है अपनी मां के लिए, प्यार से, दर्द से, यादों से, और अविनाश बोलता है अपने पिता के लिए। शायद पहली बार, शायद वो सब कहता है जो उसने कभी जिंदगी में नहीं कहा था। वो माफी मांगता है, खुद से नहीं बल्कि उस रिश्ते की तरफ से जो कभी बन ही नहीं पाया। और उस कहे हुए में एक हल्कापन आता है, एक राहत, जैसे सालों से जो बोझ था वो थोड़ा हल्का हो गया। रात ताहिरा के घर पर मेहमानी है, उसके दोस्त हैं, परिवार है, हंसी है, खाना है, जिंदगी है। अविनाश, शौकत और तान्या उस माहौल में ऐसे घुल जाते हैं जैसे वो कभी अजनबी थे ही नहीं। तान्या अपनी माँ ताहिरा के करीब आती है। उन दोनों के बीच जो दूरी थी वो इस यात्रा में कहीं पिघल गई। शौकत को भी महसूस होता है कि जिंदगी में अकेलापन उसकी नियति नहीं है। अगली सुबह एक और मोड़ आता है। शौकत को पता चलता है कि तस्नीम, वो लड़की जो उस बुजुर्ग शहनाई वादक की तीसरी बीवी है, उसे उसके बूढ़े शौहर ने तकलीफ दी है। वो तंग है उस रिश्ते से, वो उससे तलाक चाहती है, वो आजाद होना चाहती है। शौकत जो खुद एक ऐसे बाप का बेटा है जिसने घर में जुल्म किया, वो तस्नीम की आंखों में वही डर देख लेता है जो उसने बचपन में अपनी मां की आंखों में देखा था।
वो तस्नीम को अपने साथ ले लेता है, वापस बेंगलोर की तरफ, एक नई जिंदगी की तरफ। और जब ये कारवां बेंगलोर लौटता है तो वो तीनों जो गए थे वो नहीं लौटते। बेंगलोर लौटता है एक नया अविनाश, जो अब अपने ऑफिस जाता है, अपने बॉस को देखता है, अपनी उस पुरानी घुटन भरी जिंदगी को देखता है और फैसला करता है। वो अपनी आईटी जॉब छोड़ देता है। वो सब करने का फैसला करता है जो उसने हमेशा चाहा था, फोटोग्राफी। पिता की डायरी ने उसे वो परमिशन दी जो उसे बचपन से चाहिए थी। पिता नहीं रहे, लेकिन उनकी बात पहुंच गई, देर से सही लेकिन पहुंच गई। और क्रेडिट्स के साथ एक आखिरी सीन आता है। अविनाश एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है और उस एग्जीबिशन में आए हैं उसके नए लोग, शौकत, तहीरा, तन्या और आमे, उसका वो ऑफिस कॉलीग जो शायद इकलौता था जो उससे सच में बात करता था। और अविनाश की जिंदगी में एक और रोशनी है, वो एयर होस्टेस जो उसके अपार्टमेंट की लिफ्ट में रोज मिलती थी, जिससे वो रोज बात करता था लेकिन कुछ कहता नहीं था। वो भी अब उसकी जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी ने उसे वो सब दिया जो उसे चाहिए था। बस उसे एक सफर करना था, एक लाश की डिलीवरी करनी थी, एक वैन खोनी थी, एक नानो में बैठना था और उन 3 अजनबियों से मिलना था जो असल में उतने अजनबी नहीं थे। यही है करवाऊं। एक सफर जो शुरू होता है एक गलत लाश से और खत्म होता है एक सही जिंदगी से। ये फिल्म सिर्फ हंसाती नहीं, यह आपको याद दिलाती है कि हम सब किसी न किसी बाप से नाराज हैं, किसी न किसी सपने को दबाए बैठे हैं, किसी न किसी शौकत का इंतजार कर रहे हैं जो हमें अपनी वैन में बिठाए और कहे, चलो इस बार सही जगह जाएंगे। क्योंकि कभी कभी जिंदगी के सबसे जरूरी जवाब उन अजनबी रास्तों पर मिलते हैं जिन पर हम कभी जाना नहीं चाहते थे, उन लोगों के साथ जिनसे हम कभी मिलना नहीं चाहते थे, और उन हादसों की वजह से जिन्हें हम कभी होने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब होते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं।